हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज के डेली करंट अफेयर में 2 अक्टूबर के सभी क्वेश्चन यहां पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, रिलैक्स होकर। इंटरेस्टिंग सेशन है और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। इसके अलावा आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जयंती भी है, तो गांधी जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। एक है नेहा किरपाल और सेकंड है डॉक्टर नंदिनी मुराली। दोनों ही बहुत ही फेमस मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है। इनके द्वारा मेंटल हेल्थ पर एक बुक को लिखा गया, हाल ही में ये लॉन्च की गई, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस। तो इस बुक को लॉन्च किया गया है रिसेंटली एक संस्था के साथ मिलकर, इंडिया मेंटल हेल्थ अलायंस। इसके साथ मिलकर इन दोनों ने इस बुक को लॉन्च किया है। इन दोनों में से नेहा किरपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको काफी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं। पहले बुक की बात करें कि बुक किस पर आधारित है। देखिए, इंडिया की 11 विमेन्स लीडर की मेंटल हेल्थ के बारे में उसकी कहानी को यहां पर बताया गया। 11 जो विमेन लीडर है इंडिया में, उनकी मेंटल हेल्थ, उन्हें कैसे अपने जीवन में डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, स्ट्रेस के कारण उन्होंने कैसे सरवाइव किया और कैसे फिर उससे उभर कर वो विमेन लीडर के रूप में समाज में स्थापित हुई, सोसाइटी में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया इन सभी से लड़कर, और कैसे वे डिप्रेशन से उभरी हैं, ये इन सभी के बारे में नेहा किरपाल और डॉक्टर नंदिनी मुराली ने अपनी इस बुक में लिखा है। हम पहले बात कर लेते हैं नेहा किरपाल की। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है। इनका एक एनजीओ जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी को फाउंडर ये रही है जिसका नाम है अमाहा। यह संस्था मेंटल हेल्थ के लिए ही काम करती है। नेहा किरपाल को 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्हें 2015 में ही यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड भी दिया था। और सेकेंड है डॉक्टर नंदिनी मुराली। ये भी मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है। इनका एक इनिशिएटिव बहुत ही फेमस रहा है, स्पीक इनिशिएटिव। डिप्रेशन के कारण जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें सुसाइड से रोकने के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, स्पीक इनिशिएटिव। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ पर काफी सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी है डॉक्टर नंदिनी मुराली ने। अब इनके साथ मिलकर नेहा किरपाल ने एक बुक को लिखा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस। इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? इंडिया का पहला ऐसा जिला जो कि ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री बना है या अनाउंस किया गया, यह है छत्तीसगढ़ का बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां पर 436 ग्राम पंचायत देखने को मिलती है और इसके अलावा 9 अर्बन बॉडीज देखने को मिलती है। यहां पर 436 ग्राम पंचायत और 9 अर्बन बॉडीज में पूरे जिले में पिछले 2 साल से एक भी चाइल्ड मैरिज रजिस्टर नहीं की गई है। तो इस तरीके से एक इनिशिएटिव है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। ये 2024 में ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था ताकि भारत में बाल विवाह को खत्म किया जा सके। तो इस कैंपेन के तहत इस अचीवमेंट को प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला जिला बना है बालोद जिला, छत्तीसगढ़ का चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इसे हाल ही में घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सके या बाल विवाह मुक्त का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। कब तक? 2028-29 तक। यहां पर एक कैंपेन जिसकी हमने बात की है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन।
लास्ट ईयर 27 नवंबर 2024 को भारत में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे शुरू किया था, ताकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जा सके, क्योंकि चाइल्ड मैरिज ही आगे चलकर कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का भी कारण बनती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में भी कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज का हमें देखने को मिलता है ना, महत्वपूर्ण भाग देखने को मिलता है कि चाइल्ड मैरिज के कारण भी, क्योंकि जल्दी शादियों के बाद जब बच्चे जल्दी होते हैं तो उसके कारण जनसंख्या पर भी नियंत्रण खो देता है कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री। तो इसीलिए काफी सारे प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज के भी। अब अगर हम इंडिया का डेटा देखते हैं, डेटा पे जाते हैं ना, तो एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में अभी वर्तमान में ऑलमोस्ट 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जो कि 20 से 24 साल की हैं। इनमें से जितनी भी महिलाएं, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं 20 से 24 साल की, ऑलमोस्ट 100%, उनमें से 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो चुकी। और वहीं पर अगर हम मेन में इस चीज को देखते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं, तो भारत में 25 से 29 साल के वर्तमान में जितने भी लोग हैं पुरुष, उनमें 17.7% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी 21 साल के पहले हुई है। काफी सारे कारण हैं चाइल्ड मैरिज के, अगर हम नजर डालें तो चाइल्ड मैरिज का एक कारण ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहली चीज तो ये कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण जल्दी एज में शादी कर दी जाती है। एजुकेशन बहुत कम है लोगों में। उसके अलावा इसको कल्चर और संस्कृति से जोड़कर भी देखा जाता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बाल विवाह देखने को मिलते हैं। महिलाओं में जो बच्चियां होती है ना, उनको बोझ समझा जाता है काफी सारे ग्रामीण इलाकों में, तो इसीलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए भी उनकी शादियां जल्दी कर दी जाती है। हालांकि अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है देश में, ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम मोस्टली राज्य देखें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, काफी सारे राज्य, हरियाणा, काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज अभी भी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहुंचेंगे, वैसे वैसे इस कुरीति को भी धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए हमें इंडिया में ये चाइल्ड मैरिज काफी देखने को मिलता है। हालांकि इसके खिलाफ काफी सारे कानून इंडिया में अभी कार्यरत है, फिर भी चाइल्ड मैरिज काफी देखने को मिलता है इंडिया में। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा यहां पर चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सा बना इंडिया का, तो ये बना छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ठीक है। दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव वर्मा को। चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो ये किसी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सलाहकार के रूप में इनका काम होता है ना। मुख्यमंत्री को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देना, है ना, राज्य की जो एक्चुअल कार्य प्रणाली है उसकी देखरेख करना, ये सारे काम एक चीफ सेक्रेटरी के होते हैं। वर्तमान में राजीव वर्मा, जो कि अभी तक छत्तीसगढ़ के चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे, अब इनको दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। इनके पहले अभी तक श्री धर्मेंद्र चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, लेकिन 30 सितंबर को ये अपने पद से रिटायर हुए हैं। तो अब 1992 बैच के एक आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश कैडर के, उत्तर प्रदेश राज्य से आने वाले राजीव वर्मा, ये बने हैं दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी, नए चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। दिल्ली की नॉर्मली आपको पता है 2025 में ही इलेक्शन हुए थे दिल्ली में विधानसभा में। चौथी महिला सीएम बनी दिल्ली की रेखा गुप्ता। अगर हम दिल्ली की अदर मिनिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिल्ली की विधानसभा की जो टोटल सीट है वो कितनी है? 70। और विधानसभा की टोटल सीट का 10% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती दिल्ली में। ठीक है, ये प्रावधान है, 10% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। तो दिल्ली में जो हमको वर्तमान में मिनिस्टर देखने को मिलते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के, उसमें सीएम है वर्तमान में रेखा गुप्ता, चौथी महिला सीएम दिल्ली की आतिशी सिंह के बाद। होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और पावर मिनिस्ट्री है वर्तमान में आशीष सूद के पास। पीडब्ल्यूडी और वाटर मिनिस्टर है परवेश वर्मा। फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। लॉ एंड जस्टिस, लेबर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा।
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं पंकज कुमार सिंह। तो ये दिल्ली की अदर मिनिस्ट्रीज हैं सीएम के अलावा, इनको याद रखिए क्योंकि दिल्ली से मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। तो दिल्ली के आपको जो लोकल बॉडी है वहां के जो मिनिस्टर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। पॉज करके एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली होम मिनिस्टर को तो याद रखिएगा ही रखिएगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और सीएम से तो पूछा ही जाता है। आगे आ जाए, दशहरे के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूं। देखिए आपके लिए नवरात्रि की सेल कंटिन्यू थी और आज दशहरा भी है, तो एक दिन और आपकी सेल को कंटिन्यू किया गया है। क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। आपके लिए सिविल सर्विसेज के जितने भी कोर्सेस है क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर, आरंभ 2.0, वो सभी कोर्सेस अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएंगे आज के लिए। तो एक दिन और आप फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। आपके वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए जितने भी कोर्सेस है अभी के लिए आपको अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। तो दशहरे की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको हड़ल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, आपको कोई भी हड़ल आ रहा है एप्लीकेशन में, तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां बनाया गया है? एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसे बनाया गया है दिल्ली के ओखला में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गंगा और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सभी को क्लीन किया जाए, एनवायरमेंट को सही किया जाए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लाया गया था। इसी के तहत दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा अभी एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है दिल्ली के ओखला में। जितना भी सीवरेज का पानी है दिल्ली का, वो इस ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा और हर दिन 124 मिलियन गैलन वाटर को यहां पर क्लीन किया जाएगा, जो पहले डायरेक्ट यमुना में चले जाता था। अब इस ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को भेजा जाएगा और हर रोज 124 मिलियन गैलन को शुद्ध किया जाएगा, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में इस पानी का यूज एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, इंडस्ट्री, इन सब में इस पानी को यूज किया जाएगा। तो यमुना को साफ करना भी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि यमुना गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना को क्लीन करने के लिए दिल्ली में इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू किया गया। दिल्ली के ओखला में इसे स्थापित किया गया है। प्लांट 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। 1161 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट आ रही है। इस प्लांट को बनाने की कॉस्ट आई है। 124 मिलियन गैलन पर डे वाटर को ये ट्रीट करेगा। दिल्ली के 40 लाख लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली के ओखला में बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहां पर एक मिशन की जो हमने बात की है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2014 में से लॉन्च किया गया था, जून मंथ में, मैंने आपको बता दिया है। ये एक बॉडी भी है जो कि इस मिशन को इंप्लीमेंट करती है ना, मतलब ये मिशन भी है और इसके तहत एक संस्था भी बनाई गई है, एक बोर्ड भी बनाया गया है जो कि इस मिशन को रेगुलेट करता है या फिर इंप्लीमेंट करने का काम करता है। इस योजना के लिए 2014 से 2026 तक 20,000 से 22,500 करोड़ रुपए तक आवंटित किए गए हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों को के पॉल्यूशन को कम करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करना, यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का मुख्य उद्देश्य है। कब शुरू किया गया था इसे? 2014 में। आगे, 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां आयोजित किया जा रहा है? 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई के दुबई में। अच्छा, अगर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन किया जा रहा है तो किस पर डिस्कशन किया जाएगा? किसको बढ़ाने के लिए डिस्कशन किया जाएगा? ग्रीन इकोनॉमी को,
है ना। ग्रीन इकोनॉमी पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा कि ग्रीन इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे इन फ्यूचर दूर किया जा सकता है और कैसे हम देशों को अवेयर करें ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। तो देखिए, जब किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया जाता है या फिर जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं जिसमें पर्यावरण को या तो बहुत कम नुकसान हो या फिर ना के बराबर नुकसान हो, तो इसे कहा जाता है। और इससे फिर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब जिसमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये कहलाता है ग्रीन इकोनॉमी। इसमें नॉर्मली सभी कार्यों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बढ़ाना और इन्हीं का यूज किया जाना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये कहलाता है ग्रीन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी भी बढ़े लेकिन पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 में आयोजित की गई। 1 तारीख को कल ये शुरू हुई थी और आज इसका लास्ट डे है। 2 दिवसीय यह समिट या सम्मेलन है, यूएई के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। समिट का उद्देश्य आपको समझ में आ गया, बता चुका हूं मैं, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन एक तो दुबई गवर्नमेंट करा रही है और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए ही काम करता है, इसको बढ़ाने के लिए देशों के मध्य में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इन दोनों संस्थाओं के साथ, ये देश की गवर्नमेंट और ये संस्था, ये दोनों मिलकर इस समिट का आयोजन करवा रहे। वैसे तो किसी कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती है, डे की पूछी जाती है, कॉन्फ्रेंस की नहीं पूछी जाती है। फिर भी अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इनोवेटिंग फॉर इंपैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी 2025 में सम्मेलन की थीम है। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट आयोजन कहां किया जा रहा है? दुबई में। हर साल आयोजित होता है, इंटरनेशनल समिट है, हर साल आयोजित होती है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। आयोजन करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता चुका हूं और उद्देश्य क्या है यह भी क्लियर हो गया होगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हाल ही में नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वर्तमान में वीरेंद्र वत्स को, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ओके, देखिए, अगर हम एनसीसी की बात करें, काफी सारे जगह पर आपने सुना होगा, स्कूल्स में देखा होगा, मूवीज में सुना होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आपको पता है ये इंडियन आर्म्ड फोर्स की एक यूथ विंग होती है। इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, स्टूडेंट्स होते हैं, इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो आर्म्ड फोर्स में इन्हीं को प्रेफरेंस भी दिया जाता है। इनके जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एनसीसी कभी ज्वाइन की हो, इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली हो, तो इनको आगे चलकर आर्म्ड फोर्स में प्रेफरेंस भी दिया जाता है। तो ये एक आर्म्ड फोर्स की यूथ विंग आप इसको मानो, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को अपॉइंट किया गया। इनके पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इस पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है वीरेंद्र वत्स ने। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आगे चलिए, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, किसकी जयंती के रूप में? महात्मा गांधी की जयंती के रूप में। तो कब मनाया जाता है? आज, मतलब 2 अक्टूबर को। ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त डे है। 2007 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, मान्यता दी गई थी और तब से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में नेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना, अहिंसा को बढ़ावा देना, वायलेंस को रोकना और लोगों को नॉन वायलेंस के प्रति अवेयर करना, पीस के प्रति अवेयर करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के बारे में कैजुअली सभी को पता होता है ना, सभी जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में।
तो इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो कि हिस्टोरिकल है, वैसे तो सारे फैक्ट हिस्टोरिकल है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन पर हम नजर डाल लेते हैं। अब देखिए पूरा इनका जीवन परिचय तो हम नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है उन पर हम नजर डाल लेते हैं। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, आप सभी को पता है, गुजरात के पोरबंदर में। मोहनदास करमचंद गांधी को ही महात्मा गांधी कहा जाता है। अब 1917 में देखिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो उदय देखने को मिलता है 1915 में देखने को मिलता है, जब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 में, 1915 में। आगे चलकर 1917 में चंपारण सत्याग्रह, एक बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक महात्मा गांधी के द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया। फिर रोलेक्ट सत्याग्रह किया गया 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद इनके द्वारा नेशनल लेवल पर एक बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसे कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन 1920 में। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था और फाइनली 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी का आखिरी बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि महात्मा गांधी के साथ 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, तो महात्मा गांधी के साथ 2 अक्टूबर को मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। भारत के दूसरे पीएम रहे हैं 1964 से 1966। वैसे देखिए तीसरे भी माने जाते हैं कहीं कहीं, क्योंकि जो गुलजारी लाल नंदा है वो एक्टिंग पीएम के रूप में उन्होंने काम किया है। जब जवाहरलाल नेहरू के बाद एक्टिंग पीएम के रूप में काम किया था गुलजारी लाल नंदा ने, तो वो एक्टिंग पीएम थे। तो जो परमानेंट पीएम के रूप में देखे जाते हैं सेकेंड पीएम वो है लाल बहादुर शास्त्री। इनको भारत रत्न दिया गया था 1966 में, तो लाल बहादुर शास्त्री भी याद रखिए। भुवनेश्वर में होने वाली एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पहली चीज तो यह कि 2025 में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में, ठीक है, ओडिशा। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अचंत शरद कमल, भारत के बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल, ठीक है। तो 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा अक्टूबर मंथ में, 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक अभी आयोजित किया जाने वाला है ओडिशा के भुवनेश्वर में। अचंत शरद कमल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अचंत शरद कमल तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं, भारत के बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर, 10 बार नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, काफी सारे मेडल इनके नाम हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है, 2019 में पद्मश्री दिया गया था और फाइनली 2022 में खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद इनको दिया गया था। तो यह है अचंत शरद कमल। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक 28वां एडिशन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और शुरुआत 1972 में की गई थी। 2 साल में एक बार यह आयोजित होता है। आगे बढ़े। मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? मॉडल यूथ ग्राम सभा एक इनिशिएटिव है, इसको शुरू किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। भारत में जो स्टूडेंट है उनको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझाना, जो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उल्लेखित है विकेंद्रीकरण शक्तियों का, वो किस प्रकार किया गया है और स्थानीय जो स्वशासन है, लोकल जो गवर्नेंस है, स्पेशली ग्राम पंचायत, वो कैसे काम करती है, इसके प्रति स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राम सभा की वर्किंग को समझे, उसके काम को समझे। ये सभी चीजें स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के तहत। इसे आपको पता है मॉडल यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव के जैसा ही बनाया गया है।
अगर हम इसकी बात करें मॉडल यूएन इनिशिएटिव, तो क्या होता है कि सभी देशों के स्टूडेंट जुड़ते हैं और यूएन की तरह एक असेंबली बनाते, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं, बस वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं कि चलो मैं इंडिया का प्रतिनिधित्व, आप कनाडा के प्रतिनिधित्व, आप ब्रिटेन के, आप फिलिस्तीन के, आप इसराइल के, और फिर एक सभा बनती है और फिर उस पर जो ग्लोबल इशू है उनको उठाया जाता है, उन पर बातचीत की जाती है। तो एक प्रकार का डमी यूनाइटेड नेशन आप इसको समझ लो, कोई ऑफिशियली मान्यता नहीं। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट होंगे ना, उन्हें मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के तहत डमी ग्राम सभा के तहत काम करना भी सिखाया जाएगा। जैसे स्टूडेंट को पहले तो देखिए ग्राम सभा घुमाया जाएगा, बताया जाएगा कि कोई सरपंच कैसे काम करते हैं, और अलग अलग जो ग्राम सभा में अलग अलग पोस्ट पर है, पंचायती राज में जो अलग अलग पोस्ट पर हैं, ग्राम सचिव हैं, है ना, ये सब कैसे काम करते हैं, क्या इनके काम होते हैं। तो इस तरीके से 600 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स जितने भी इंडिया में हैं, जहां पर भी है, तो 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और इसके अलावा 600 जवाहर नवोदय विद्यालय, इनके स्टूडेंट को यहां पर लिया जाएगा, इनको घुमाया जाएगा ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में। पहले तो उनको उनकी वर्किंग समझाई जाएगी, ग्राम सभा की कैसी वर्किंग है, और फाइनली फिर उनको डमी ग्राम सभा के रूप में कार्य करना सिखाया जाएगा। सभी को अलग अलग चीजें, मतलब एक पोस्ट दे दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि अगर आपके सामने ये मुद्दा आता है, ये चीज होती, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप काम करेंगे। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा उनको कि ग्राम सभा को बजट कैसे दिया जाता है, वो अपने बजट को कैसे यूज करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कैसे करती है। तो ये सभी स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। तो अभी जो फर्स्ट फेज है ना, 2 जगह से स्टूडेंट को लिया जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो भी इंडिया में अलग अलग जगह पर है, उन सभी से लिया जाएगा और उसके आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ग्राम सभा के बारे में समझाया जाएगा। जब इनिशिएटिव फर्स्ट फेज में सक्सेस हो जाता है तो फिर बाकी के जो स्कूल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा आगे चलकर। वैसे देखिए 2 मिनिस्ट्री इस कैंपेन को चला रही है, ऑप्शन में हमारे पास एक ही मिनिस्ट्री थी, 2 मिनिस्ट्री इस कैंपेन को चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर। ये 2 मिनिस्ट्री मिलकर इस इनिशिएटिव को चला रही है। इस इनिशिएटिव में अभी क्लास 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट थे, उनको ग्राम सभा का हिस्सा बनाया जाएगा, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाएगा और ग्राम सभा की वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मिनिस्ट्री हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा के लिए एआई पावर्ड कमांड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीमा सुरक्षा के लिए एआई पावर्ड कमांड सेंटर, इसे लॉन्च किया गया है बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। है क्या? देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया है कि चाइना और बांग्लादेश, यहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, स्पेशली चाइना नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एआई पावर्ड कमांड सेंटर को लॉन्च किया है। और यह सेंटर लॉन्च किया गया नई दिल्ली, भारत की राजधानी में, बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है? बीएसएफ का हेडक्वार्टर में नई दिल्ली में इसे शुरू किया गया। नाम दिया गया है इसे वर्तमान में सेंटर को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में डीएसएस। अब यहां पर इनॉग्रेशन बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 2 टूल्स का यूज किया जाएगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इन दोनों का यूज करके बॉर्डर सिक्योरिटी को इनहेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब कैसे? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऐसे क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी, ऐसे क्षेत्रों को के मैप को देखा जाएगा जहां से एक तो घुसपैठिए सबसे ज्यादा आते हैं, स्मगलिंग किसी भी चीज के, हथियार की या ड्रग्स की काफी ज्यादा होती है, और इलीगल लोग जहां से, या आतंकवादी जो टेररिज्म है, सबसे ज्यादा टेररिस्ट जहां से इंटर होते हैं, इन सभी की मैपिंग की जाएगी और एआई के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को डिटेक्ट किया जाएगा जहां से सबसे ज्यादा
ये चीजें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जहां से घुसपैठ देखने को मिल रही है उसे डिटेक्ट किया जाएगा और एक गलियारा तैयार किया जाएगा, कॉरिडोर, कि इन इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। पूरा मैपिंग करवाई जाएगी एआई और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से। उसके बाद कभी भी अगर कोई घटना होती है तो हमारी जो बीएसएफ है, जो हमारी सेना है, वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर पाएगी ऐसे क्षेत्रों में। हमारी जो निगरानी है उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। रियल टाइम सिचुएशन में हमारी जो डिसीजन मेकिंग होगी हमारी आर्मी की और ज्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि हमारे पास मैपिंग है कहां कहां से घुसपैठिए आते हैं। रेड कॉरिडोर हमारे पास पहले से होगा, ऐसा क्षेत्र की मैपिंग हमारे पास होगी, निगरानी हम अच्छे से कर पाएंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को और ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम की मदद से ऐसे हॉट स्पॉट एरिया का पता लगाया जाएगा जहां से स्मगलिंग सबसे ज्यादा होती है और अवैध घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है, ताकि इन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसे मजबूत करने के लिए एआई पावर्ड कमांड सेंटर इंडिया ने लॉन्च किया है, बीएसएफ ने लॉन्च किया है। कहां पर? नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया बीएसएफ के हेडक्वार्टर में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर सेफ्टी के लिए काम करती है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये कार्य करती है और दलजीत सिंह चौधरी, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया, ये डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, तो यहां पर 2 अक्टूबर के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक थी 128। 3,456 करोड़ की लागत से बनने वाली कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट भारत ने किस देश के साथ स्वीकृत किए? तो यह स्वीकृत किया गया है इंडिया और भूटान के मध्य में। 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है यूनिसेफ के साथ मिलकर। 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो हमने 5 मेडल अपने नाम किए। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? शिरीष चंद्र मुर्मू। चर्चित अराट्टाई मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जोहो कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कहां किया गया? इसका इनॉग्रेशन किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। वर्ल्ड एल्डर डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किताब किस देश के पीएम के द्वारा लिखी गई? तो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। टाइफून बुओलोई किस महासागर बेसिन में आया है? तो यह देखने को मिला था वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। ये सारे करंट अफेयर कल के हो गए। हाँ, एक तरीके का कमेंट मैं अक्सर देखता हूं डेली करंट अफेयर में, काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये करंट अफेयर उस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमें बेनिफिट करेगा क्या, या फिर किसी भी एग्जाम में हम यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? तो देखिए, करंट अफेयर सेम रहता है हर एग्जाम में। करंट अफेयर आपको ये काम आएगा, चाहे आप स्टेट की कोई एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल की कोई एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो, आपको करंट अफेयर यही पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, पर काफी ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं। तो आप सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, यहीं से आपको करंट अफेयर आने वाले। और हाँ, एक और चीज की देखिए, करंट अफेयर जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किए वैसे ही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाए। आपको अदर तरीके से भी ये करंट अफेयर पूछा जा सकता है, समझिएगा। जैसे अच्छा, अभी हमने अचंत शरद कमल की बात की है ना, वो टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी हमने बात की क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि अचंत शरद कमल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था, अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? तो क्वेश्चन ए से भी पूछे जाते हैं। तो डिटेल पर भी ध्यान दीजिए कि एक फैक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जब आप देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर उनको एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे करंट अफेयर हमारे यहीं से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डिटेल से पूछे जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाए।
तो डिटेल भी पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन बना है ना। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि टाइफून बुओलोई किस देश के नजदीक हमें देखने को मिला, तो ऑप्शन में आपको चाइना दे दे, कनाडा दे दे, ब्रिटेन दे दे, या फिर मॉरिशस दे दे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास जहां पर टाइफून आया उसके पास जो देश था वो चाइना था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो यह महाराज रंजीत सिंह। रानी की वाव जो कि गुजरात में है, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? देखिए यहां पर पर्टिकुलर पदार्थ पूछा गया था, वैसे काफी स्टूडेंट ने सॉलिड आंसर किया, वो भी सही है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। डन। तो ये हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए, आराम से नोट कीजिए, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, टेस्ट भी लगाइए डेली करंट अफेयर के, आप लगा सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट आता है डेली करंट अफेयर का, वो भी आप रोज लगाइए। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।